एक दिन मेरी मुलाकात एक दिव्य अस्तित्व से हुई। उसने मुझसे पूछा, नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर चाहिए या 75 मिलियन कैश, क्या चुनोगे? मैं तुरंत बोल पड़ा, सीरियस हो? हर सेकंड की हिचकिचाहट उस पैसे की बेइज्जती है। 75 मिलियन मिल जाए तो कौन पागल वो एग्जाम देगा? लेकिन आखिर में मैंने परफेक्ट स्कोर चुना। वजह थी, एग्जाम से एक रात पहले इंटरनेट पर दिखी एक अजीब पोस्ट। उस पोस्ट में पूछा गया था, कैश या परफेक्ट स्कोर? मैंने आंखें घुमाई। फिर वही बेकार सवाल, अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो? मैंने तुरंत कमेंट किया, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? पूरा दिन ऐसे ही बेकार चॉइसेस बनाते रहते हो। अगर मैं कुछ चुन लूं तो क्या सच में देने वाले हो? तभी सामने से जवाब आया, पहले चुन तो सही, करके देख। मैं हंस पड़ा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आजकल ग्रेजुएट्स की भरमार है। 75 मिलियन हो तो हजारों ग्रेजुएट्स को नौकरी पर रख लूं। हाँ, अगर परफेक्ट स्कोर की गारंटी हो तो बात अलग है। पूरे देश का टॉपर बनना सुनने में बुरा नहीं लगता। तभी तुरंत जवाब आया, एग्जाम चुनो, परफेक्ट स्कोर पक्का मिलेगा। साथ में एग्जाम के हर सवाल से जुड़ी नॉलेज और स्किल्स भी तुम्हें मिलेंगी। लेकिन एक शर्त है, तुम ये बात कभी किसी को नहीं बता सकते। जिस पल बताया उसी पल ये ताकत गायब हो जाएगी। मैं स्क्रीन घूरता रह गया। ये आदमी जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा था। मैंने आराम से लिखा, ठीक है, अगर ये सच है तो मैं परफेक्ट स्कोर चुनता हूं। अगर मैं सच में पूरे देश का टॉपर बन गया तो मेरे एंसेस्टर्स भी कब्र में जश्न मनाएंगे। इतना लिखकर मैंने फोन एक तरफ फेंका और सो गया। अगली सुबह एग्जाम हॉल में पेपर्स बांटे गए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हर सवाल का जवाब टूटे बांध की तरह मेरे दिमाग में घुसने लगा। जिन क्वेश्चंस को मैं पहले कभी हल नहीं कर सकता था, उन्हें देखते ही उनके परफेक्ट आंसर्स अपने आप दिमाग में तैयार हो जाते। मैं सांस रोके बैठा रहा। तभी मुझे कुछ और महसूस हुआ। मेरी हैंड राइटिंग, जो पहले किसी डिजास्टर से कम नहीं थी, अब किसी उस्ताद सुलेखकार जैसी बह रही थी। मेरी आंखें फैल गईं। प्रेजेंटेशन मार्क्स, यही होगा। परफेक्ट आंसर्स भी प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स खो देते हैं। लेकिन अब मेरी राइटिंग बिल्कुल फ्लॉलेस थी। मैंने तेजी से पूरा पेपर खत्म किया, जमा किया और बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने पेन निकाला और जांचने के लिए 3 शब्द लिखे, आई लुक अमेजिंग। लिखावट इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद दंग रह गया। सिर्फ इस हैंड राइटिंग के दम पर मैं एक मशहूर सुलेखकार बन सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन ने ही मुझे इतना खतरनाक हुनर दे दिया है, तो 75 मिलियन आखिर चीज ही क्या है? उसी दोपहर मैथ एग्जाम शुरू हुआ और मैं पूरी तरह अनस्टॉपेबल था। हर सवाल देखते ही मेरे दिमाग में सैकड़ों हल खुल जाते। उनमें से कई ऐसे तरीके थे जो मैंने कभी सीखे ही नहीं थे, बल्कि ब्लू स्टार पर मौजूद ही नहीं थे। एग्जाम खत्म होते ही पूरा हॉल कराहने लगा। अभी चेक किया, आखिरी सवाल एडवांस्ड यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स का था। एग्जाम बोर्ड पागल हो गया है क्या? बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं बिना रुके आगे बढ़ता गया। हर एग्जाम के साथ दुनिया बदल देने वाली नॉलेज मेरे दिमाग में भरती गई। जब मैं हर बार सबसे पहले हॉल से बाहर निकलता, बाकी स्टूडेंट्स बस घूरते रहते। वो लड़का जरूर ब्लैंक पेपर देकर आया होगा। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके लिए बस मेरी एक छवि रह गई। एक ऐसा इंसान जो शांत, बिना घबराहट और बिना जल्दबाजी के चलता हुआ दूर जा रहा था। 2 दिन बाद हजारों टीचर्स कंप्यूटर्स पर पेपर्स चेक कर रहे थे। साउथ वेस्ट ग्रेडिंग कमिटी के हेड डीन चेन बार बार सबको चेतावनी दे रहे थे, एक भी ग्रेडिंग मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी। एक गलत फैसला किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तभी अचानक एक टीचर अपनी सीट से खड़ी हो गई। डीन चेन झल्ला पड़े, क्या कर रही हो, शांति रखो। लेकिन ग्रेटर ऑनरोरा सदमे में थी। डैन चेन, ये देखिए, मुझे लगता है ये परफेक्ट टेस्ट से हो सकता है। पूरा कमरा शांत हो गया। इतनी जल्दी परफेक्ट टेस्ट से? डैन चेन स्क्रीन के पास गए और ऐसे देखते ही उनका चेहरा बदल गया। ये कैलीग्राफी कमाल की है। कंटेंट खराब भी होता तो मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पर पूरे मार्क्स दे देता। फिर उन्होंने ऐसे पढ़ा और उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सिर्फ 1000 शब्दों में इस स्टूडेंट ने टैंग एम्पायर की शान और बर्बादी को इतनी शानदार तरह से लिखा था कि डीन चेन अचानक चिल्ला पड़े, इसे तुरंत रिपोर्ट करो, शायद ये इस साल का पहला परफेक्ट एस्से है। कुछ दिन बाद मैथ पेपर्स चेक होने लगे। तभी एक टीचर अचानक चीखा, इस पेपर में कुछ गड़बड़ है। सारे आंसर सही हैं, लेकिन जिन तरीकों से इन्हें हल किया गया है, हम में से कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। यही हाल हर ग्रेडर का हुआ जिसने मेरा पेपर हाथ में लिया। आखिर जब रिजल्ट्स आए, मैंने परफेक्ट स्कोर के साथ पूरे देश में टॉप कर लिया। पूरा देश हिल गया। मेरे क्लासमेट्स घुटनों पर गिरकर चिल्लाने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये वही निकम्मा है जो मुश्किल से क्लास आता था और यही पूरे देश का टॉपर बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक रिव्यू बोर्ड के प्रोफेसर्स को लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने वो मैथ प्रॉब्लम्स हल कैसे किए। ब्लू स्टार पर किसी ने भी ऐसे तरीके पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। कुछ ही घंटों में टॉप यूनिवर्सिटीज मुझे एडमिशन ऑफर भेजने के लिए पागल हो गई। घर पर मेरे पेरेंट्स की हालत और भी खराब थी। सुनो, न्यूज़ देखी? काई नाम के एक स्टूडेंट ने नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया है। नाम तो बिल्कुल हमारे बेटे जैसा है।
मैं उन्नींदी हालत में कमरे से बाहर आया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काई मैं ही हूं। मैंने फोन निकाला और स्कोर्स खोले। 750 पॉइंट्स। नंबर देखते ही दोनों की आंखें फटी रह गईं। मेरे डैड कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक दरवाजे की तरफ भागे। मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे एंसेस्टर्स की कब्रें फट तो नहीं गई। मैंने दोनों को पकड़कर शांत किया और बोला, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान है एग्जाम बोर्ड को मजबूर करना कि वो अगले साल एग्जाम की डिफिकल्टी और बढ़ाए, और मैं सबके सामने ऐलान करूंगा कि अगले साल फिर एग्जाम दूंगा। बाकी लोगों के लिए नेशनल एग्जाम यूनिवर्सिटी जाने का टिकट था, लेकिन मेरे लिए वो खुद को अपग्रेड करने का तरीका बन चुका था। हर बार एग्जाम देकर मैं हर सवाल के पीछे छिपी नॉलेज अपने अंदर खींच सकता था, इतनी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बन जाऊं। मुझे उन बेशर्म देशों की याद आई जो टांग एम्पायर को रोकने के लिए हर पॉसिबल बैरियर खड़े कर रहे थे। अगर उनकी छुपाई हुई टेक्नोलॉजीज एग्जाम क्वेश्चंस बनकर सामने आ जाएं, तो हर ताला टूट जाएगा। लेकिन जाहिर है, मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता था। काफी समझाने के बाद जब मैंने पेरेंट्स से वादा किया कि अगले साल के एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगा, तब जाकर वो माने। लेकिन अगली सुबह रिपोर्टर्स की पूरी भीड़ हमारे घर के बाहर उतर आई। हर कोई इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। रिपोर्टर्स के पीछे पीछे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि भी पहुंच गए थे, और हमारे दरवाजे तक आने से पहले ही आपस में लड़ने लगे थे। जैसे ही हम तीनों घर से बाहर निकले, बाहर जमा भारी भीड़ देखकर पूरी तरह चौंक गए। यूनिवर्सिटी के लोग तुरंत आगे बढ़े और मेरे पेरेंट्स को ऐसे ऑफर्स देने लगे जिन पर यकीन करना मुश्किल था। पूरी पढ़ाई का खर्च, पक्का रहने का इंतजाम, हर महीने 30,000 का खर्चा। तभी औरोरा आगे बढ़ी। वो किसी से पीछे रहने वाली नहीं थी। उसने सीधे कहा, चाहे काय साउथ वेस्ट अकेडमी में आए या नहीं, हम उसे प्राइवेट रिसर्च लैब और हर साल 3 लाख की फंडिंग देंगे। उसकी बात सुनते ही माहौल फट पड़ा। गेवे यूनिवर्सिटी और शांगटंग यूनिवर्सिटी के लोग तुरंत भड़क गए। ये तो सीधी चीटिंग है। हमारी फंडिंग तभी मिलती है जब वो हमारे यहाँ दाखिला ले, और तुम सीधे बोल रही हो कि चाहे वो कहीं भी जाए, पैसे फिर भी उसके होंगे। इससे पहले कि कोई संभल पाता, मैंने बोलना शुरू किया और पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। सब लोग सुन लीजिए, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अगले साल फिर से एग्जाम दूंगा। एक पल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर्स को लगा जैसे उन्हें खून की खुशबू मिल गई हो। वो तुरंत मेरी तरफ टूट पड़े। काय, पूरे देश का टॉपर होकर भी तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहते? मेरी आंखें चमक उठी। यही सवाल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस साल एग्जाम बोर्ड ने लेवल शर्मनाक तरीके से नीचे रखा था। मैंने परफेक्ट स्कोर बिना अपनी आधी ताकत लगाए हासिल कर लिया। इंटरव्यू टीवी पर आते ही पूरा देश फट पड़ा। अगले साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ने मुझे सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट के सबसे ऊपर पहुंचा दिया। क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या ये एक बार नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता? दूसरी तरफ एग्जाम बोर्ड के एक्सपर्ट्स गुस्से से पागल हो गए। ये खुद को समझता क्या है? क्या इसे लगता है कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं? इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने अलग अलग संस्थानों से मिले नाम जोड़े, पूरे 1.5 मिलियन। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों की राय फिर बदल गई। कई लोग बोले, अब समझ आया, इतने मार्क्स के साथ अगर वो अगले साल फिर एग्जाम देगा तो उसके लिए एक और आसान मिलियन कमाना ही है। लेकिन मुझे उन कीबोर्ड वॉरियर्स की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी मुलाकात कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की से होने वाली थी, विवियन। ग्रेजुएशन से पहले से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एग्जाम की वजह से उसने खुद को रोके रखा था। अब जब मैं पूरे देश का टॉपर बन चुका था, हमने आखिरकार अपने रिश्ते को नाम दे दिया। देखते ही देखते एक साल गुजर गया और दूसरे नेशनल एग्जाम का दिन आ पहुंचा। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल के पास पहुंचा, रिपोर्टर्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। काय, इस बार कितने मार्क्स की उम्मीद है? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। बस किसी तरह परफेक्ट स्कोर आ जाए, वही काफी होगा। रिपोर्टर्स खुशी से पागल हो गए। एक तो वहीं खड़े खड़े हेडलाइन सोचने लगा, परफेक्ट स्कोर जीनियस की वापसी, फिर पूरे देश में टॉप करने का दावा। तभी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, पिछले साल आपने एग्जाम बोर्ड को खुली चुनौती दी थी, एक्सपर्ट्स बहुत गुस्से में थे। इस साल का पेपर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स दबाव में आ गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने शांत चेहरे से जवाब दिया, गलत मत समझिए, मैं सिर्फ एग्जाम बोर्ड को नहीं कह रहा था, मुझे यहाँ मौजूद हर कोई कमजोर लगता है। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर सुन्न रह गए। इस आदमी के घमंड की सच में कोई सीमा नहीं थी। तभी एक रिपोर्टर की नजर मेरे पास खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसे रहा नहीं गया। काय, आपके साथ खड़ी ये खूबसूरत लड़की कौन है? मैंने बिना झिझक विवियन का हाथ पकड़ लिया और साफ कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बस फिर क्या था? कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। ऐसी तस्वीर अकेले ही करोड़ों व्यूज ला सकती थी। तय समय पर एग्जाम शुरू हुआ और मेरी सारी उम्मीदें सच निकली। जैसे ही मैं हर सवाल पढ़ता, उसका जवाब अपने आप दिमाग में उभर आता, बिना किसी गलती के। इस बार मैंने लिखने का अंदाज भी पूरी तरह बदल दिया, लेकिन हैंडराइटिंग फिर भी इतनी शानदार थी कि उससे सुलेख की नई शैली शुरू हो सकती थी। दोनों इन्विजिलेटर्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बिना रुके तेजी से लिखता जा रहा था। आखिर क्यूरियोसिटी एक इन्विजिलेटर पर भारी पड़ गई। वो उठकर धीरे धीरे हॉल में घूमता हुआ मेरी डेस्क तक पहुंचा। जैसे ही उसने मेरा पेपर देखा, वो जड़ हो गया। 19 साल का लड़का और ऐसी लिखावट। फिर उसकी नजर ऐसे टॉपिक पर गई और उसे एग्जाम बोर्ड की असली चाल समझ आ गई। इस साल स्टूडेंट्स को ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर की कहानी आगे बढ़ानी थी, कम से कम 600 शब्दों में। वो इन्विजिलेटर खुद उस नॉवल का बहुत बड़ा फैन था। उसे पता था कि यह कितना असंभव काम है।
न जाने कितने स्कॉलर्स कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी ओरिजिनल कहानी की आत्मा पकड़ नहीं पाया। फर्क हमेशा साफ दिखता था, लेकिन वो मुझे देख रहा था। मैंने बिना एक पल रुके पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते उसके चेहरे के भाव बार बार बदलने लगे। जब मैंने आखिरी लाइन पूरी की, उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो खुद समझ नहीं पा रहा था क्यों। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे फिर जल्दी पेपर जमा करते देखा तो सबने आंखें घुमा ली। फिर शुरू हो गया इसका अटेंशन खींचने वाला नाटक। इसे दिखावा किए बिना चैन नहीं मिलता क्या। कुछ दिन बाद एग्जाम खत्म हुआ और चेकिंग शुरू हुई। हर टीचर एक बात पर सहमत था, हम इस एसे को मार्क्स देने लायक ही नहीं है। आखिर मजबूर होकर पेपर एक्सपर्ट रिव्यू पैनल को भेजा गया। मशहूर साहित्यकार लिडिया ने जैसे ही मेरा ऐसे पढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। बाकी हिस्सा कहाँ है, ये यहीं खत्म कैसे हो सकता है। वो सच में किसी को काट खाने वाली लग रही थी। ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर की दीवानी होने के नाते उसने हमेशा इस कहानी के असली अंत का सपना देखा था, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स को लिखने के लिए बहुत कम जगह दी गई थी। डीन चैन जल्दी से उसे शांत करने पहुंचे। ये चेकिंग सेशन है, साहित्य सभा नहीं। फिर उन्होंने सावधानी से पूछा, तो इसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। लिडिया थककर सोफे पर गिर गई और धीमी आवाज में बोली, पूरे मार्क्स। कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आए। मैं फिर पूरे देश में टॉप कर गया। कितना बड़ा सरप्राइज है। हैटर्स तुरंत इंटरनेट पर टूट पड़े। ये रिजल्ट फेक है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर का कंटिन्यूएशन लिखकर कोई परफेक्ट स्कोर नहीं ला सकता। लोगों ने डिमांड की कि मेरा ऐसे पब्लिक किया जाए। दबाव बढ़ने पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसे जारी कर दिया। जैसे ही वो इंटरनेट पर आया, कुछ ही मिनटों में हर प्लेटफॉर्म पर फैल गया। लोगों ने पढ़ा और फिर पूरी तरह खामोश हो गए। ये एक 19 साल के लड़के ने लिखा है। नॉवेल के फैंस हर तरफ से निकल आए। वो हाथ जोड़कर पूरी कहानी मांगने लगे। वो जिंदगी भर इसी पल का इंतजार कर रहे थे। इंटरनेट पर माहौल पूरी तरह पलट गया। नोवेल के फैंस सीधे हेटर्स पर टूट पड़े। तभी कैलीग्राफी कम्युनिटी भी सामने आ गई और ऐलान कर दिया कि सिर्फ मेरी हैंड राइटिंग ही सुलेख की एक नई शैली शुरू करने के लिए काफी है। और अगर यह प्राचीन समय होता तो मुझे सुलेख का महान संत कहा जाता। और फिर आया वो पल जिसने पूरे देश को पूरी तरह हिला दिया। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर सोसाइटी, जिसमें लिडिया सबसे आगे थी, कैमरों और रिपोर्टर्स की भीड़ के साथ सीधे मेरे घर पहुंच गई। उनकी बस एक ही उम्मीद थी कि मैं इस नॉवल का बाकी हिस्सा भी लिखने के लिए तैयार हो जाऊं। उन्होंने साफ कहा, जो कीमत मांगनी हो मांग लो। इस वक्त पूरे ब्लू स्टार पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर को उसके योग्य अंत दे सके। मैं उन बुजुर्गों को इतनी बेचैनी से इस बात में उलझते देखता रहा और फिर सबके सामने ही मान गया। मैंने पेन उठाया और चैप्टर 81 से लेकर आखिरी अध्याय तक पूरा कंटिन्यूएशन लिख डाला। जब मैं खत्म हुआ, लिडिया उस मैन्युस्क्रिप्ट को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। उसकी आवाज कांप रही थी, कृपया इसे पब्लिश करने दो। तुम्हें जो चाहिए सोसाइटी पूरा करेगी। मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। मैंने इसे लोगों के पढ़ने के लिए लिखा है, बस सामान्य तरीके से पब्लिश कर दीजिए। फिर मैंने कहा, लेकिन मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। लिडिया कई सालों बाद इतने अच्छे मूड में थी। वो तुरंत बोली, मांगो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं क्या मांगने वाला हूं। मैंने कहा, अगले साल नेशनल एग्जाम के क्वेश्चंस और मुश्किल करवाइए। एग्जाम बोर्ड पर दबाव डालिए। लिडिया मुझे घूरती रह गई। उसके गले में शब्द अटक गए। तुम आखिर क्वेश्चंस कितने मुश्किल चाहते हो? तुम्हें इस एग्जाम से लड़ने की इतनी सनक क्यों है? अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही थी, लेकिन कह कुछ नहीं सकी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि वो कोशिश करेगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का पूरा कंटिन्यूएशन सीधे 50 मिलियन में बिक गया। उसी समय मेरा वो क्लिप, जिसमें मैं और मुश्किल एग्जाम्स की मांग कर रहा था, इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और लोग फिर मेरे खिलाफ हो गए। सरकारी संस्थानों ने तुरंत बयान जारी किए। उन्होंने मुझे लापरवाह, घमंडी और ज्ञान की विशालता का अपमान करने वाला इंसान कहा। लेकिन 3 दिन बाद ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन बाजार में आया और आते ही पूरी तरह बिक गया। यह ऐसा तमाचा था जिसने सारे हेटर्स को चुप करा दिया। दूसरी तरफ टांग एम्पायर के सबसे बड़े वित्तीय दिग्गजों में से एक, विक्टर, अकेले बैठा उस किताब को पढ़ रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, ये लड़का काय कमाल है, इतनी छोटी उम्र और ऐसी लिखाई। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को काय के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहा। कुछ मिनट बाद सेक्रेटरी ने उसे एक इंटरव्यू क्लिप भेजा। जैसे ही विक्टर ने स्क्रीन पर अपनी बेटी विवियन को देखा, उसकी आंख फड़कने लगी। उसका जबड़ा तक खुला रह गया। सेक्रेटरी को लगा अभी गुस्से का तूफान आएगा, इसलिए वो चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। लेकिन विक्टर ने सिर्फ इतना कहा, ये लड़का यहां तक पहुंच गया और अभी तक अपने होने वाले ससुर से मिलने भी नहीं आया। उसने तुरंत सेक्रेटरी को अपना स्केड्यूल खाली करने और अपनी बेटी से मुलाकात तय करने को कहा। थोड़ी देर बाद विवियन और विक्टर एक लग्जरी होटल में साथ बैठे थे। विक्टर का चेहरा गंभीर था। काय, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विवियन ने खतरा भांप लिया और जल्दी जल्दी समझाने लगी कि काय कितना शानदार है, कितना मेहनती है। लेकिन विक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेहनती है? अच्छा है, होना भी चाहिए, नहीं तो मेरा दामाद बनने लायक कैसे होता। फिर उसने आराम से कहा, अब तुम्हें उसे अपना हस्बैंड बुलाना शुरू कर देना चाहिए। विवियन का दिमाग वहीं बंद हो गया। विक्टर ने उसके सामने गर्म पानी रखा, आंखें घुमाई और बोला, ज्यादा मत सोचो, मुझे ये लड़का पसंद है, लेकिन एक शर्त है। विवियन तुरंत सतर्क हो गई। क्या शर्त? विक्टर ने लंबी सांस ली। बेटियां आखिर पति की तरफ ही चली जाती हैं। फिर वो बोला,
मैंने लड़के को स्वीकार कर लिया, उसने मेरी बेटी का दिल जीत लिया, तो कम से कम अपने होने वाले ससुर के लिए एक गिफ्ट तो लाना चाहिए। विवियन ने शक भरी नजरों से पूछा, कौन सा गिफ्ट? विक्टर ने गला साफ किया, कुछ खास नहीं। उसने ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का जो कंटिन्यूएशन लिखा है, उसकी ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी मुझे मिल सकती है? विवियन को तुरंत समझ आ गया कि उसके पिता के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। विक्टर तुरंत बोला, अरे मैं अच्छे कारण के लिए मांग रहा हूँ, बस हाँ या ना बता दो। विवियन ने साफ कहा, यह फैसला मेरा नहीं है, मुझे काई से पूछना पड़ेगा। विक्टर तुरंत मान गया। विवियन जैसे ही उठकर जाने लगी, उसने पीछे से आवाज लगाई, प्यार से बात करना, मेरे उस शानदार लड़के को नाराज मत कर देना। विवियन को सच में एक पल के लिए लगा कि शायद वो अडॉप्टेड है। घर लौटकर उसने मुझे सारी बात बताई। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल विक्टर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। और जहां तक मैन्यूस्क्रिप्ट की बात है, वो तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं विव, अब वो तुम्हारी है, तुम जिसे चाहो दे सकती हो। मैंने विवियन को अपनी तरफ खींचा और उसे किस करते हुए कहा, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हम बराबर हैं, है ना? विवियन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर हो। फिर उसने भी मुझे किस किया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा हुआ उन्होंने हाँ कह दिया, अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बची। इसके बाद हम दोनों विक्टर से मिलने गए। शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अचानक विक्टर ने गला साफ किया और पूछा, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? विवियन ने शौक में सीधा चाय विक्टर पर उड़ा दी। मैं अंदर ही अंदर समझ चुका था कि विक्टर पूरी तरह हमारे पक्ष में है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा। मैंने कहा, अंकल विक्टर, हम सिर्फ 19 साल के हैं। विक्टर ने तुरंत अपना माथा पीट लिया। सही कहा, सही कहा। शादी के लिए अभी छोटे हो, लेकिन सगाई तो कर सकते हैं। दोनों फैमिलीज कब मिल रही हैं? तारीख तय कर लेते हैं। विवियन घबरा गई। डैड, कौन अपने बेटी की शादी के लिए इतना उतावला होता है? अगर मैं मान भी गई हूं, तो भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? विक्टर ने हाथ हिलाकर उसे शांत किया। सब्र रखो। मुझे पता है ये जल्दी लग रहा है, लेकिन इतना शानदार लड़का, अगर हमने जल्दी पक्का नहीं किया तो क्या पता कोई और उसे ले जाए। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से इस जरूरत से ज्यादा उत्साहित आदमी को शांत किया और कोई बहाना बनाकर विवियन को वहां से बाहर ले आया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि नेशनल एग्जाम के रिजल्ट्स फिर आ गए। मैंने एक बार फिर परफेक्ट स्कोर के साथ पूरे देश में टॉप कर लिया। हर बड़ी यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर भेजा और मैंने सब ठुकरा दिए। इतना ही नहीं, मैंने खुलेआम कहा कि इस बार का एग्जाम भी बहुत आसान था और एग्जाम बोर्ड को अगली बार इससे भी मुश्किल पेपर लाना चाहिए। क्योंकि असल में मैं इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल टैंग एम्पायर से छुपाई गई टेक्नोलॉजीज हासिल करने के लिए कर रहा था। लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता था। जिस पल मैंने सच बताया, उसी पल मेरी ताकत खत्म हो जाती। इसलिए इंटरनेट ने फैसला कर लिया कि मैं बस दुनिया का सबसे घमंडी इंसान हूँ। लोग जवाब मांगने मेरे घर तक आने लगे, लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग स्तर पर सोच रहा था। मैंने नॉवल से मिले 50 मिलियन से एक लग्जरी विला खरीदी और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। तभी एक दिल दहला देने वाली खबर आई। ईगल क्लास फ्लाइट YH739 गायब हो चुकी थी। टैंग एम्पायर के 261 पैसेंजर्स का कोई पता नहीं था। कर रहा था, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता था। जिस पल मैंने सच बताया, कुल अलग स्तर पर सोच रहा था। मैंने नॉवल से मिले 50 मिलियन से एक लग्जरी विला खरीदी और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। तभी एक दिल दहला देने वाली खबर आई। ईगल क्लास फ्लाइट YH739 गायब हो चुकी थी। टैंग एम्पायर के 261 पैसेंजर्स का कोई पता नहीं था। मैंने सोचा, अगर एग्जाम बोर्ड इस बार सही तरह के क्वेश्चंस दे दे और मुझे नई स्किल्स मिल जाएं, तो उस विमान का पता लगाना नामुमकिन नहीं होगा। लगभग उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अगले साल के नेशनल एग्जाम को लेकर दो बड़े बदलाव घोषित किए। पहला, क्वेश्चंस अब असली दुनिया की घटनाओं और करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। दूसरा, आंसर शीट्स की सीमा पूरी तरह हटा दी गई। स्टूडेंट्स अब जितनी चाहें उतनी आंसर शीट्स मांग सकते थे, ताकि किसी का ऐसे दोबारा बीच वाक्य में खत्म न हो। ईयर 53 का नेशनल एग्जाम आखिर शुरू हो गया। मुझे हर दिशा से चुभती हुई नजरें महसूस हो रही थी, क्योंकि इस एग्जाम को मुश्किल बनवाने वाला मैं खुद था। लोग जितना ज्यादा मुझसे नफरत करते, मुझे उतना ही अच्छा लगता। कौन जानता है, कुछ दशक बाद यही स्टूडेंट्स एग्जाम बोर्ड का हिस्सा बन जाएं और मैं तब भी हर साल यहां आकर एग्जाम दे रहा हूं। जैसे ही स्टूडेंट्स हॉल में दाखिल हुए, इन्विजिलेटर्स अपनी जगह पर खड़े हो गए। पेपर्स बांटे गए। स्टूडेंट्स ही नहीं, इन्विजिलेटर्स भी मुझे लगभग श्रद्धा से देख रहे थे। लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे पेपर हल करना शुरू कर दिया। लैंग्वेज सेक्शन आसानी से निकल गया, लेकिन ऐसे टॉपिक पढ़ते ही मुझे निराशा हुई। SAS के लिए पोस्टमार्टम केयर को बेहतर बनाने के तरीके। विषय खास दिलचस्प नहीं था और मुश्किल भी बस औसत सी थी। मैंने मैथ पेपर उठाया, उम्मीद थी कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन वही हाल। पिछले साल से बस थोड़ा मुश्किल। हालांकि अगले दिन सब बदल गया। फिजिक्स पेपर में छिपा एक सवाल देखते ही मैं सीधा बैठ गया। अगर फ्लाइट YH739 क्रैश हुई है, तो फिजिक्स के आधार पर उसके सबसे संभावित क्रैश साइट का विश्लेषण करो। यह बोनस क्वेश्चन है, 1 पॉइंट का। बाकी सारे स्टूडेंट्स का चेहरा उड़ गया, सिर्फ मैं मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वो पल आ गया था जब मैं इस देश को कुछ वापस दे सकता था। मुझे महसूस हुआ, ज्ञान की एक विशाल लहर मेरे दिमाग में घुस रही है। इतनी जानकारी कि मेरा सिर घूमने लगा। उस नॉलेज में 20,000 मीटर गहराई तक जाने वाली एक सबमर्सिबल के डिजाइन्स थे। ऐसा यान जो अभी तक पूरे ब्लू स्टार पर कहीं मौजूद नहीं था। मेरा पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप उठा।
सिर्फ एक सवाल से मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई थी जो सब कुछ बदल सकती थी। मैंने जैकपॉट मार लिया था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या यही टेक्नोलॉजी उस विमान को ढूंढने की कुंजी बन सकती है? लेकिन फिलहाल असली दुनिया के पास कोई जवाब नहीं था। एग्जाम खत्म होने के बाद हर स्टूडेंट बस इसी पर बहस कर रहा था कि प्लेन आखिर गिरा कहाँ। किसी के पास पक्का जवाब नहीं था। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स आए। 749। मैंने सही जवाब लिखा था, फिर भी उन्होंने एक पॉइंट काट लिया। ठीक है, अब मैं खुद साबित करूंगा। इंटरनेट पर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लगता है इस बार इसके सारे ट्रिक्स खत्म हो गए। तभी रिपोर्टर बियांका मेरे घर लाइव इंटरव्यू के लिए पहुंची। उसकी आवाज शांत, सटीक और बेहद प्रोफेशनल थी। लाइव शुरू होने के 30 सेकंड के अंदर व्यूअर्स 1 मिलियन पार कर गए। उसका पहला सवाल था, इस साल अपने प्रदर्शन को लेकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने बिना रुके जवाब दिया, जैसा हमेशा, स्थिर। कमेंट सेक्शन फट पड़ा। इतना खुद की तारीफ करते हो, फिर परफेक्ट स्कोर क्यों नहीं आया? मैंने सीधे कैमरा की तरफ देखा और जवाब दिया, जिसने अभी ये पूछा उसे किसने कहा कि मुझे परफेक्ट स्कोर नहीं मिला? बियांका और सारे व्यूअर्स जम गए। किसने कहा? ऑफिशियल रिजल्ट सबके सामने है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्क्स 749 हैं। क्या आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ है? मैंने शांत स्वर में कहा, ग्रेडिंग कमेटी ने गलती की है। मेरा जवाब सही था, उन्होंने बस उसे वेरीफाई नहीं किया। जैसे ही मैं क्रैश साइट ढूंढ निकालूंगा, मेरा जवाब खुद साबित हो जाएगा। इंटरनेट पूरी तरह फट पड़ा। उसी समय एग्जाम बोर्ड सेलिब्रेशन डिनर कर रहा था। एक मेंबर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। उसने गुस्से में ग्लास पटक दिया। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? खुद को समझता क्या है? मैंने कैमरा में सीधे देखते हुए कहा, फ्लाइट YH739 जॉर्डिया ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पर मौजूद है। प्रियंका की आंखें फैल गईं। वो तो ब्लू स्टार की सबसे गहरी ओशन ट्रेंच है। क्या आप सच में वहां जाकर इसे साबित करने वाले हैं? क्या आप 20,000 मीटर नीचे तक पहुंच सकते हैं? इंटरव्यू खत्म होते ही पूरा इंटरनेट मुझ पर हंसने लगा। ये पागल हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था, मैं शायद खुद ऐसी सबमर्सिबल नहीं बना सकता था। लेकिन मेरे होने वाले ससुर विक्टर को हल्के में लेना बड़ी गलती होती। 3 दिन बाद मैं और विवियन शन सिटी पहुंचे, जहां टैंग एम्पायर की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज मौजूद थीं। जैसे ही विक्टर को पता चला कि मैं कंपनी शुरू करना चाहता हूं और कुछ बनाना चाहता हूं, उसने पूरा एक बिल्डिंग मुझे लैबोरेटोरी के तौर पर दे दिया। मैं टीम के सामने खड़ा हुआ और एपेक्स टेक का पहला प्रोजेक्ट घोषित किया। हम नेक्स्ट जनरेशन डीप सी सबमर्सिबल बनाएंगे और ट्रेंच से फ्लाइट को वापस लाएंगे। प्रोजेक्ट की खबर लीक होते ही इंटरनेट फिर फट पड़ा। कुछ लोगों ने मुझ पर ट्रेजेडी का इस्तेमाल करके अटेंशन लेने का आरोप लगाया, लेकिन जल्द ही नेटाइजन्स को पता चला कि अपेक्स टेक के नाम पर पहले से सैकड़ों पैटेंट्स मौजूद हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड विदेशी कंपनीज तक हिल चुकी थीं। एपेक्स टेक बनने के सिर्फ 3 महीने बाद सबमर्सिबल पूरी तरह तैयार हो गई। ऐसा यान जो वहां जा सकता था जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हमने उसका नाम रखा लेवायाथन 1। इंजन गरजा और कुछ ही पलों में उसकी उतरने की रफ्तार 78 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। टेस्ट क्रू की हालत खराब हो गई। ये पानी में उतर रही है या हाईवे स्पीड पकड़ रही है? क्या इसे वाटर रेजिस्टेंस नाम की चीज पता ही नहीं? तभी अचानक लेवायाथन 1 ने वार्निंग सिग्नल भेजा। उसने टैंग एम्पायर के पानी में छिपी एक विदेशी सबमरीन पकड़ ली थी। मैंने तुरंत आदेश दिया, उस सबमरीन का पूरा स्कैन और एनालिसिस शुरू करो। उसी समय ऊपर समुद्र में गश्त कर रहे 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स को नीचे से सिग्नल मिला। कौन हमें स्कैन कर रहा है? हम लॉक हो चुके हैं। सिग्नल कहां से आ रहा है? तुरंत पता लगाओ। उनकी सोनार और रडार सिस्टम्स ने पूरा समुद्र छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी कम्युनिकेशंस ऑफिसर बोला, एडमिरल, सिग्नल सोर्स की तरफ से कांटेक्ट रिक्वेस्ट आई है। एडमिरल शू ने धीरे से सांस छोड़ी। अगर वो दुश्मन सबमरीन होती तो खुद हमसे संपर्क नहीं करती। हमने एडमिरल शू को पूरी जानकारी दी कि टेस्ट डाइव के दौरान हमें टैंग एम्पायर के पानी में छिपी विदेशी सबमरीन मिली थी। जैसे ही डिस्ट्रॉयर्स को उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिले, एडमिरल शू ने तुरंत घेराबंदी का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ विदेशी सबमरीन के अंदर कमांडर एस आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। टैंग एम्पायर का रेडार डेकेड्स पीछे है, हम यहां आराम से घूम सकते हैं। लेकिन तभी उसकी रडार स्क्रीन पर 3 लाल निशान चमक उठे। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हम गिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनकी सबमरीन एंटी सबमरीन नेट में फंस चुकी थी। उसके बाद की कहानी अब मेरी चिंता नहीं थी। पूरा टेस्ट 3 दिन चला और लेवियथन 1 ने हर परीक्षण शानदार तरीके से पास कर लिया। एपेक्स टेक ने घोषणा की कि वो जॉर्डिया ट्रेंच की गहराई में जाकर फ्लाइट YH739 को खोजने की पूरी प्रक्रिया लाइव स्ट्रीम करेगी। इंटरनेट फिर से फट पड़ा। लाइव शुरू होते ही व्यूअर्स उमड़ पड़े। सिर्फ 10 मिनट में 5 मिलियन लोग जुड़ गए। हैच बंद हुई और लेवियथन एक समुद्र में उतर गई। वो इतनी तेजी से नीचे जा रही थी कि लोगों की सांसें अटक गईं। जैसे ही वो 8,000 मीटर से नीचे पहुंची, उसके आसपास का जीवन लगभग खत्म हो गया। ऊपर सतह पर बड़े बड़े लोग पहुंचने लगे। यहां तक कि टैंग एम्पायर नेशनल स्पेस ग्रुप ने भी एपेक्स टेक के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा जाहिर कर दी। अचानक लाइव स्ट्रीम जोर से हिल उठी। लेवियाथन 1 के पीछे कुछ बहुत विशाल चीज लगातार उसी रफ्तार से चल रही थी। जैसे ही सबमर्सिबल उसकी तरफ मुड़ी, व्यूअर्स को पहली बार साफ नजारा दिखा। करीब 20 मीटर लंबी एक विशाल शार्क, उसके मुंह में कतारों में भरे नुकीले दांत, गहरे समुद्र का किसी प्राचीन दानव जैसा आतंक।
कमेंट सेक्शन में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मैंने एक लाल बटन दबाया। लेवियाथान एक के नीचे से बैंगनी रोशनी की एक किरण निकली और वो विशाल शार्क एक पल में लाल धुंध बनकर समुद्र में खुल गई। लाइव स्ट्रीम देख रहे विदेशी नौसेना अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन, उसकी ताकत पागलपन है। तुरंत 3 कैरियर ग्रुप्स भेजो और उस सबमर्सिबल को हर हाल में कब्जे में लो। सिर्फ विदेशी नौसेना ही नहीं, उसी समय एडमिरल शू को भी आदेश मिला। टैंग एम्पायर की पूरी नेवल फोर्स को मैक्सिमम स्पीड पर रवाना करो। लेवियाथन 1 किसी भी हालत में विदेशी हाथों में नहीं जानी चाहिए। लेकिन समुद्र की गहराई में मौजूद मुझे इन सब की कोई खबर नहीं थी। मैं लगातार ट्रेंच की सबसे गहरी जगह की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी कैमरा ने समुद्र तल पर कुछ पकड़ लिया। व्यूअर्स की सांसें अटक गईं। फ्लाइट YH-739 का मलबा वहीं पड़ा था। पूरा लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। उसी दौरान मेरी स्क्रीन पर एक अर्जेंट मैसेज चमका। टैंग एम्पायर नेवी की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में विदेशी वॉरशिप्स और सबमरीन्स ट्रेंच के ऊपर जमा हो चुकी हैं। उनका निशाना लेवियाथन 1 है। टैंग एम्पायर नेवी उन्हें रोक रही है और हर कीमत पर आपकी तथा वेसल की रक्षा करेगी। ये मैसेज देखते ही व्यूअर्स ठंडे पड़ गए। ये क्या सच में युद्ध होने वाला है? दूसरी तरफ समुद्र की सतह पर विदेशी फ्लीट्स तेजी से आगे बढ़ने लगी। एडमिरल शू के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ थे। हम पहले हमला नहीं कर सकते, नतीजे बहुत भयानक होंगे। उसने आदेश दिया, गोली चलाए बिना जो भी करना पड़े करो, उन्हें रोको। लेवियाथन 1 के अंदर मैं गुस्से से चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा था, मुझे बस 3 साल दे दो, टैंग एम्पायर की नेवी पूरी दुनिया के समुद्रों पर राज करेगी। लेकिन उस गुस्से के साथ एक दर्द भी था। अगर इस वजह से हमारे सेलर्स को कुछ हुआ तो इसकी कीमत दुश्मनों को कई गुना चुकानी पड़ेगी। सतह पर दोनों पक्ष टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। इंटरसेप्टर वेपन्स लगातार इनकमिंग मिसाइल्स को रोक रहे थे, लेकिन ताकत का फर्क बहुत बड़ा था। एडमिरल शू के जहाज 3 मिनट भी नहीं टिक सकते थे। कहीं एक नेवल ऑपरेशन सेंटर में एक बुजुर्ग अधिकारी ने मेज पर मुट्ठी मारी और दहाड़ा, ड्रैगन्स फिस्ट मिसाइल सिस्टम तैयार करो। अगर 10 सेकंड्स में उन्होंने हमला नहीं रोका तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। उसी पल हर विदेशी वॉरशिप के अंदर इमरजेंसी अलार्म्स गूंज उठे। कमांडर्स चिल्लाने लगे, सीज फायर, पीछे हटो, ड्रैगन्स फिस्ट सिस्टम ने हमें लॉक कर लिया है। इस घटना के बाद मेरे बनाए सबमर्सिबल ने पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को पागल कर दिया। एक ही लहर में एपेक्स टेक को 30 बिलियन के ऑर्डर्स मिल गए। इतने पैसों के साथ मैंने पूरी धूमधाम से ऐलान किया, कंपनी के सभी कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना की जाती है। वीकेंड पूरी तरह छुट्टी रहेगा और जो ओवर टाइम करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब सफाई करने वाली आंटी ने सुना कि उसे हर महीने 20,000 मिलेंगे तो उसने तुरंत अपनी बेटी को फोन करके कहा, जल्दी यहां आकर जैनिटर की नौकरी के लिए अप्लाई कर। तभी एक तथाकथित एक्सपर्ट राइट ऑन क्यू ने आर्टिकल लिखकर हमला बोला। उसने कहा कि इतनी ऊंची सैलरी युवाओं की काम करने की भावना को बर्बाद कर देगी। मैंने आर्टिकल देखा और सार्वजनिक जवाब दिया, एपेक्स टेक के पास पैसे की कमी नहीं है। जिसमें सच में मेहनत करने का जज्बा है वो यहां आ सकता है। बस फिर क्या था, जनता की राय पूरी तरह बदल गई। जो लोग कुछ दिन पहले मुझे गालियां दे रहे थे वही अब फैन बन गए। काय तुम लेजेंड हो। दूसरी तरफ लंबे समय से चुप बैठा एग्जाम बोर्ड फिर स्पॉटलाइट में घसीटा गया। डायरेक्टर स्टार्क ने कभी रिकॉर्ड पर कहा था कि कोई भी परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं समुद्र की गहराई में जाकर उसे गलत साबित कर चुका था। तब से उसका चेहरा जैसे जल रहा था। उसके सीने में अंधा गुस्सा उठने लगा। मैं मानने से इनकार करता हूं, अगले साल एग्जाम में अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल कंजेक्चर्स डालूंगा, तब देखते हैं काई कैसे हल करता है। इसी बीच मेरी मुलाकात जनरल वू से हुई। वो चाहते थे कि एपेक्स टेक सेना के साथ मिलकर ऐसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टेक्नोलॉजी बनाए जो विदेशी नौसेना से कई स्तर ऊपर हो। उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, चाहो तो मिलिट्री कमीशन भी दे देंगे। मैंने पूरा प्रस्ताव सुना और अंदर से ठंडा पसीना छूट गया। ये लोग सच में मुझे बहुत ज्यादा आंक रहे थे। असली समस्या ये थी कि मुझे खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना आता ही नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने 2 शर्तें रखी। जनरल वू, आप जानते हैं मैं हर साल नेशनल एग्जाम देता हूं। अगले साल मुझे चाहिए कि मिलिट्री कैरियर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कम से कम एक सवाल एग्जाम में डलवाए। मैं उसका जवाब दूंगा। जनरल वू कुछ पल तक चुप रह गए। ये कैसी शर्त है? हमारी मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हर साल सैकड़ों बिलियंस खर्च करती हैं और तुम्हें चाहिए नेशनल एग्जाम का एक सवाल? मैंने शांत स्वर में कहा, मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसा मौका बर्बाद नहीं किया जा सकता। आखिर जनरल वू मान गए। अगले साल फिजिक्स पेपर में मिलिट्री की तरफ से एक बोनस क्वेश्चन डाला जाएगा। फिर मैंने दूसरी शर्त रखी, अगर मैं कैरियर टेक्नोलॉजी देने में सफल रहा तो मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस चाहिए। लंबी चर्चा के बाद मिलिट्री के लोग एपेक्स टेक से चले गए। तभी एड खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, जनरल वू, आपने उसकी सारी बातें मान क्यों ली? जनरल वू हल्के से मुस्कुराए। नेशनल एग्जाम में बदलाव हो चुका है ना? मिलिट्री की तरफ से दिया गया 1 पॉइंट का बोनस क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसे मना नहीं करेगी। और अगर कोई सच में नेवी को नई ताकत दे पाया तो एक डिफेंस लाइसेंस क्या चीज है, हम उसे 30 दे देंगे। मैं जनरल वू को जाते हुए देखता रहा और मन ही मन उम्मीद करने लगा कि अगले साल का एग्जाम सच में खतरनाक हो। कुछ ऐसा, अगर ब्लू स्टार पर पूरी सभ्यता मिटा देने वाला एलियन अटैक हो जाए तो ग्रे खुद को कैसे बचाएगा? अगर ऐसा हुआ तो शायद हम पूरी गैलेक्सी पर राज करने लगेंगे।
कुछ समय बाद मिलिट्री ने डायरेक्टर स्टार्क से संपर्क किया और अपना उद्देश्य बताया। वो चाहते थे कि फिजिक्स पेपर में 1 पॉइंट का मिलिट्री बोनस क्वेश्चन शामिल किया जाए। जैसे ही डायरेक्टर स्टार्क ने सवाल देखा, उसका खून खौल उठा। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? अगर कोई इस सवाल का जवाब दे दे तो दुनिया बदल जाएगी, और ये लोग इसे हाई स्कूल एग्जाम में डालना चाहते हैं। लेकिन मिलिट्री ने साफ कर दिया, ऊपर से आदेश आया है, ये रिक्वेस्ट नहीं, आदेश है। डायरेक्टर स्टार्क के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जल्द ही मेरा चौथा नेशनल एग्जाम शुरू होने वाला था। इस बार मैं यहाँ सिर्फ टॉपर बनने नहीं, बल्कि लेजेंड बनने आया था। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल पहुंचा, वहां पहले से रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। अंदर जाने तक का रास्ता नहीं बचा था। इंटरनेट पर लोग शर्तें लगा रहे थे कि इस बार भी मैं परफेक्ट स्कोर ला पाऊंगा या नहीं। जब एग्जाम शुरू हुआ, तब लैंग्वेज, मैथ और फॉरेन लैंग्वेज सेक्शंस पूरी तरह साधारण निकले। स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली। लगता है इस साल कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कंबाइंड साइंस पेपर आया, बायोलॉजी का आखिरी सवाल देखते ही पूरा हॉल जम गया। कैंसर का इलाज कैसे किया जाना चाहिए? सबके दिमाग सुन्न हो गए। दुनिया भर के काउंटलेस एक्सपर्ट्स दशकों से इसी पर काम कर रहे थे, और अब यह सवाल हाई स्कूल स्टूडेंट्स से पूछा जा रहा था। ये लोग आखिर हमें समझते क्या है? हालांकि सवाल सिर्फ 1 पॉइंट का था, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उसे खाली छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपनी आंसर शीट पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, मैं इसका इलाज कर सकता हूं। उसके बाद मैंने इलाज की एक सामान्य रूपरेखा लिख दी। क्योंकि सवाल में कैंसर की कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई थी, इसलिए किसी एक खास इलाज का तरीका बताना संभव नहीं था। उसी दोपहर फिजिक्स पेपर बांटा गया। स्टूडेंट्स ने देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। प्रॉक्टर, जरा ये सवाल देखिए, ये लोग हमसे फ्यूचर की अनलिमिटेड एनर्जी का पूरा रिसर्च पाथवे मांग रहे हैं। उसी पल मेरे दिमाग में जैसे बिजली फट पड़ी। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की पूरी टेक्नोलॉजी एक साथ मेरे भीतर उमड़ आई। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये सब कुछ बदल देने वाला है। कैंसर ट्रीटमेंट और अनलिमिटेड एनर्जी, ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर पूरी दुनिया को नए युग में धकेल देंगी। और जब ऐसा होगा, तब टैंग एम्पायर के दुश्मन सिर्फ विदेशी नेवीज नहीं रहेंगे, बल्कि ब्लू स्टार के बाहर की सिविलाइजेशंस तक हो सकती हैं। मैंने हाथ उठाकर प्रॉक्टर को बुलाया और अतिरिक्त आंसर शीट्स मांगी। उसने सामान्य तरीके से पूछा, कितनी चाहिए? मैंने इशारा किया, और लाइए। वो फिर बोली, आखिर कितनी? मैंने शांत आवाज में कहा, 200। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं इंसान ही न हूं। क्या ये न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिखने वाला है? उसके बाद जो हुआ, वो प्रॉक्टर जिंदगी भर नहीं भूल पाई। मेरे दोनों हाथों में पेन था और तीसरा पेन मुंह में दबा हुआ। मैं एक साथ 3 आंसर शीट्स पर इतनी तेजी से लिख रहा था कि हाथ धुंधले दिखाई दे रहे थे। इस बार मैंने जल्दी पेपर जमा नहीं किया। आखिरी घंटी बजने तक लगातार लिखता रहा। जब मैं 200 से ज्यादा आंसर शीट्स उठाकर बाहर निकला, हर स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या यह सच में इंसान है? दोनों प्रॉक्टर्स आंसर शीट्स इकट्ठा करते हुए पूरी तरह सदमे में थे, क्योंकि मेरी फिजिक्स शीट्स में कुछ और नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा रोड मैप भरा हुआ था। तभी अचानक एग्जाम हॉल के दरवाजे जोर से खुले। पूरी तरह हथियारों से लैस सोल्जर्स अंदर घुस आए। उनके लीडर की आवाज शांत थी। उसने कहा, इन आंसर शीट्स को नेशनल सीक्रेट घोषित किया गया है। मिलिट्री कमांड के आदेश पर इन्हें अब सेना अपनी कस्टडी में ले रही है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जनरल वू ने हाथ उठाकर आदेश दिया, पूरी स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड को बिल्डिंग घेरने भेजो। आंसर शीट्स यहां पहुंचने के बाद मेरी अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। जो कोशिश करेगा उसे वहीं रोक दिया जाएगा। जैसे ही रिसर्चर्स ने आंसर शीट्स पढ़नी शुरू की, वो पूरी तरह पागल हो गए। ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर ये सही निकला तो हम विदेशी शक्तियों से 5 पीढ़ियां आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये सब नेशनल एग्जाम की आंसर शीट्स में कैसे लिखा हुआ है? ये एग्जाम आखिर कहां पहुंच चुका है? कुछ दिन बाद मैंने न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए एक नई कंपनी बनाने का फैसला किया। उसी समय जनरल वू को इसकी खबर मिली और वो खुद वहां पहुंच गया। मिलिट्री की तरफ से उसने मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस दिया और साफ कहा कि सेना इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन देगी। कई बड़ी ताकतों के जुड़ने के साथ एक ऐसी कंपनी पैदा हुई जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। जनरल वू की योजना साफ थी। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल होने के बाद अगला कदम होगा स्पेस कैपेबल कैरियर। बगल में खड़ा लियो धीरे से बड़बड़ाया, क्या यह डेटा सच में असली है? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे रिसर्चर्स पूरी तरह पागल हो चुके थे। बाहर वालों को यह बस तमाशा लग रहा था, लेकिन जो लोग समझते थे वो जानते थे इसका मतलब क्या है। उन्होंने अभी तक पूरे मटेरियल का 1% भी नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना काफी था समझने के लिए कि यह सब बनाया हुआ नहीं है। हर डिटेल की अपनी साइंटिफिक फाउंडेशन थी। यानी अब तक जो उन्होंने देखा था वो असली कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी थी। वो रिसर्चर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी न्यूक्लियर फिशन को समझने में लगा दी, और अब अचानक उनके सामने फ्यूजन टेक्नोलॉजी रख दी गई थी। वो पागल क्यों नहीं होते? जल्दी वेरीफाई करो, मुझे देखने दो, रास्ता छोड़ो। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है ये। हर शीट की सुरक्षा करो। मुझे सुपर कंप्यूटर एक्सेस चाहिए। लोग कम पढ़ रहे हैं। जनरल वू, लियो और लोग बुलाओ। देश के हर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट को यहां लाओ। एक भी कम नहीं होना चाहिए। मैं ये खत्म किए बिना नहीं सोऊंगा। जैन, आपकी उम्र 70 से ऊपर है। खुद को मार डालेंगे क्या? मुझे करने दो। कोई मेरा सामान लाओ। आज से मैं यहीं रहूंगा। जनरल वू, लियो, ओवेन, लोगन और बाकी लोग ये सब देखकर सुन्न थे। तो ये है असली रूप तुम लोगों का? बाकी दिनों में इतने शांत और सभ्य बनते हो। जनरल वू के होंठ फड़क गए।
उसने लोगन की तरफ देखा। लोगन बोला, क्या? जनरल वू हंस पड़ा और चिल्लाया, खड़े क्या हो, काम पर लगो। अंदर से वो एक्साइटमेंट से फटा जा रहा था। उसे टेक्नोलॉजी की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन एक्सपर्ट्स की हालत देखकर सब समझ आ रहा था। अगर वो लोग इतने पागल हो चुके हैं तो इसका मतलब साफ था। पूरा कमरा गर्मी और जुनून से भर गया। हर आंसर शीट को लोग किसी अनमोल खजाने की तरह पकड़ रहे थे, बस पहली शीट को छोड़कर, क्योंकि उसमें सिर्फ सामान्य एग्जाम आंसर्स थे, इसलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसे अलग रख दिया गया। जब सबको यकीन हो गया कि बाकी शीट्स सच में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डेटा है, तो वहां पूरी अफरा तफरी मच गई। लोग धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। प्रोफेसर जैन, जो सबसे बड़े एक्सपर्ट थे, उम्र की वजह से भीड़ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। वो आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि फिर पीछे धकेल दिए गए। उनका गुस्सा फटने वाला था। नालायकों, बाकी दिनों में इतना सम्मान दिखाते हो और आज जरूरत पड़ते ही मुझे ही धक्का दे रहे हो। हटो, मुझे देखने दो। लेकिन अब कोई किसी की नहीं सुन रहा था। प्रोफेसर जैन गुस्से से पैर पटक रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी कांप रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उनकी नजर उस पहली आंसर शीट पर पड़ी जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने उत्सुकता में उसे उठा लिया। पहला पेज कुछ खास नहीं, दूसरा पेज वो भी सामान्य। लेकिन तभी प्रोफेसर जैन अचानक जम गए। ये क्या है? कैंसर का इलाज? क्या? जैसे ही प्रोफेसर जैन ने यह बात जोर से कही, जनरल वो तुरंत सतर्क हो गया। कैंसर का इलाज? आप क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर जैन ने आंसर शीट उसकी तरफ बढ़ा दी। यहीं लिखा है, खुद देखिए। जनरल वू और बाकी लोग पास आ गए। उसने आंसर शीट को घूरते हुए कहा, तो एग्जाम बोर्ड भी अब हद पार कर चुका है। उन्होंने सच में कैंसर ट्रीटमेंट का सवाल एग्जाम में डाल दिया। लियो कुछ बोलने ही वाला था कि जनरल वू ने उसे रोक दिया। तुम लोग भी कोई कम नहीं हो। फिर उसने दोबारा आंसर शीट की तरफ देखा। इस जवाब के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने प्रोफेसर जैन की तरफ देखा। प्रोफेसर जैन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मेरा क्षेत्र न्यूक्लियर फिजिक्स है। बायोकेमिस्ट्री की जानकारी सीमित है और मेडिसिन की उससे भी कम। लेकिन आज की मेडिकल साइंस के स्तर पर कैंसर का इलाज लगभग असंभव माना जाता है, खासकर मिडिल और लेट स्टेजेस में। कुछ गिने चुने प्रकारों को छोड़ दें तो यह लगभग मौत की सजा है। और अगर इलाज संभव भी हो तो इतना सीधा नहीं हो सकता। यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन के यिन यांग और 5 एलिमेंट्स की बात की गई है। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, साइंटिफिक नहीं। इसका कोई स्थापित आधार नहीं है। लेकिन असली झटका जवाब से ज्यादा इस बात का था कि ऐसा सवाल एग्जाम में आया ही क्यों। प्रोफेसर जेन ने सिर उठाया। लेकिन यह सब नेशनल एग्जाम की आंसर शीट में क्यों लिखा है? जनरल वू ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि यही इस साल का एग्जाम क्वेश्चन था। प्रोफेसर जेन पूरी तरह सन्न रह गया। इस साल का नेशनल एग्जाम, आखिर ये एग्जाम कहाँ पहुंच चुका है? जनरल वू के होंठ फड़क उठे। पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। और शायद ये सब उसी दिन शुरू हुआ जब काई सामने आया। दूसरे साल तक तो ठीक था, बस ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन। लेकिन पिछले साल से सब बदल गया। इस साल न्यूक्लियर फ्यूजन और कैंसर ट्रीटमेंट, वो खुद इस सब में शामिल लोगों में से एक था। फिर भी उसे यह सब बेतुका लग रहा था। लेकिन सच ये था कि काई ने खुद ये सब मांगा था। जनरल वू समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। प्रोफेसर जेन ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद वो भीड़ को धक्का देते हुए अंदर घुस गया और बाकी रिसर्चर्स के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन डेटा पर बहस करने लगा। लेकिन जनरल वू वहीं खड़ा रहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वो चुपचाप कैंसर ट्रीटमेंट वाली आंसर शीट को घूर रहा था। काफी देर बाद उसने लोगन की तरफ देखा। मास्टर प्यू को बुलाओ। लोगन थोड़ा चौंका। मास्टर प्यू, जिनका पूरा नाम पुयान था, तांग एम्पायर के सबसे सम्मानित ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में से एक थे। कुछ साल पहले रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने बाहरी पेशेंट्स देखना बंद कर दिया था। अब उन्हें यहाँ सीनियर लीडरशिप की हेल्थ, रिकवरी और रोजमर्रा की मेडिकल देखभाल के लिए रखा गया था। जब से वो यहाँ आए थे, बड़े अधिकारी पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। हर कोई मास्टर पू की स्किल पर पूरा भरोसा करता था। लोगन को अब समझ आया, क्या एक्सपर्ट्स के एक्साइटमेंट में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावना के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है? जनरल वो पलक झपकता रह गया। अरे, ये तो सही बात है। 2 इमरजेंसी मेडिकल टीम्स भी बुला लो। लोगन बस उसे घूरता रह गया। क्या मैंने सच में सही अंदाजा लगाया? करीब 1 घंटे बाद मास्टर पू वहां पहुंचे। जनरल वो उन्हें रिसर्चर्स की भीड़ से दूर ले गया और आंसर शीट दिखाई। मास्टर पू, इस स्टूडेंट के जवाब के बारे में आपका क्या विचार है? मास्टर पू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो पूरी आंसर शीट बहुत ध्यान से पढ़ते रहे। फिर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। जवाब बहुत शानदार है। आज की स्थिति में यह तरीका सबसे ज्यादा सफल होने की संभावना रखता है, लेकिन मुश्किल बेहद बड़ी है। जनरल वो उलझ गया। उसे मास्टर पूह पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने पूछा, मुश्किल मतलब? मास्टर पूह ने गंभीर स्वर में कहा, सैद्धांतिक रूप से इस जवाब में कोई कमी नहीं है। असली समस्या ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इसे लागू कर सके। इतनी शुद्ध और असली ट्रेडिशनल मेडिसिन में निपुण प्रैक्टिशनर बेहद दुर्लभ हैं। जनरल वू ने तुरंत पूछा, देश में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? मास्टर पूह ने गहरी सांस ली। 10 साल पहले शायद 20 लोग, 30 साल पहले 100 से ज्यादा। लेकिन अब जहां तक मुझे पता है, मुझे मिलाकर पूरे देश में 5 भी नहीं। जनरल वू का चेहरा बदल गया। इतने कम? लेकिन हमने तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इतने कॉलेजेस और प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। मास्टर पूह ने सिर हिलाया। वो समुद्र में एक बूंद जैसे हैं। और अगर आप सच में कारण जानना चाहते हैं तो मैं साफ कहूंगा,
ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉलेजेस के 10,000 स्टूडेंट्स में शायद एक भी ऐसा नहीं निकलता जो सच में इस कला में महारत हासिल कर सके। सीखना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए असाधारण टैलेंट और गहराई चाहिए, और असली विकास सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से आता है, जबकि प्रैक्टिस के मौके बेहद कम हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स नहीं, डॉक्टरल ग्रेजुएट्स तक कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो सच में काबिल बने? उन्होंने आगे कहा, इसीलिए मास्टर अप्रेंटिस ट्रेडिशन आज भी सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए, मास्टर अपने स्टूडेंट को प्रिस्क्रिप्शंस कॉपी करने से शुरू करवाता है, लेकिन वो सिर्फ कॉपीइंग नहीं होती। मास्टर सवाल पूछता है, पेशेंट की पल्स चेक करता है, स्टूडेंट ध्यान से देखता और सुनता है, फिर स्टूडेंट खुद पल्स चेक करने की कोशिश करता है। मास्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, स्टूडेंट उसे कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद फिर पल्स चेक की जाती है, दोबारा मिलान होता है। इसी दौरान क्लासिकल टेक्स्ट, फार्माकोलॉजी, एक्यूपंक्चर सब सीखा जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 20 से 30 साल चलती है। सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को भी बेसिक कॉम्पिटेंस तक पहुंचने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। मास्टर पीयू ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन आज की दुनिया में कौन इतना धैर्य रखता है? लोगों को कमाना भी है, परिवार भी चलाना है, और अगर पैसों की चिंता न भी हो, तब भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई अपने मूल में बेहद उबाऊ और कठिन है। बहुत कम लोग इसे सह पाते हैं, और इन सब के अलावा दो और बड़ी समस्याएं हैं। जनरल वो सच में हक्का बक्का रह गया। इस बातचीत से पहले उसे अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इतनी मुश्किल चीज है। दो और समस्याएं? मास्टर बू ने सिर हिलाया। हाँ, दो बहुत बड़ी। पहली, जड़ी बूटियां। आज जो मेडिसिनल मटेरियल्स मिलते हैं उनमें समस्या ही समस्या है। जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह नकली हों, लेकिन घटिया विकल्प हर जगह है। पौधों को पूरा समय नहीं दिया जाता, असर कम होता है, गलत जगहों पर उगाए जाते हैं। इन सब वजहों से किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ताकत बहुत कम हो जाती है। और दूसरी समस्या, मास्टर पू की आवाज भारी हो गई। ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन। हमारी चिकित्सा पद्धति शरीर का संतुलन वापस लाने और उसमें मौजूद गलत चीजों को हटाने पर आधारित है। इसका आधार 5 एलिमेंट्स और यिन यांग का संतुलन है। लेकिन बहुत लोगों को यह सब बहुत अमूर्त और समझ से बाहर लगता है। मास्टर पो धीरे धीरे बोल रहे थे। कई प्रैक्टिशनर्स खुद 5 एलिमेंट्स और यिन यांग की अवधारणा को ठीक से समझ नहीं पाते। बहुत से स्टूडेंट्स तो उस पर विश्वास तक नहीं करते, इसलिए वो असली समझ की जगह सिर्फ रटना शुरू कर देते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस याद कर लेते हैं, और फिर इलाज कैसे करते हैं? मॉडर्न मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर। उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन की ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और पल्स रीडिंग वाली पद्धति पूरी तरह अलग सिस्टम्स हैं। पैटर्न बेस्ड डायग्नोसिस से सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ जो बदलाव हुआ है, वो छोटा नहीं तो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क है। ऐसी हालत में इलाज किस्मत का खेल बन जाता है। अगर दवा सही पैटर्न पर बैठ गई तो मरीज ठीक हो सकता है, अगर नहीं तो हल्की हालत में बीमारी बढ़ेगी, और बुरी हालत में ये लाइसेंस नेग्लिजेंस बन जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया, व्हाइट टाइगर डिकॉक्शन को ही देख लीजिए। आजकल लोग इसे हाई फीवर कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बस इतना पता है कि यह बुखार घटाती है। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में फीवर के दो अलग प्रकार होते हैं, हीट पेस्ट और कोल्ड पेस्ट। अगर सही पैटर्न डायग्नोसिस किए बिना गलत तरह के फीवर पर यह दवा दे दी जाए तो हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है, जैसे आग पर तेल डालना। इतना कहकर मास्टर पू ने भारी सांस ली। ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन बहुत फैल चुका है, और यही इसके रिवाइवल की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। मॉडर्न मेडिसिन की अपनी कीमत है, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स उपयोगी हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स उन्हें रेफरेंस की तरह देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की नींव नहीं बना सकते। बहुत से प्रैक्टिशनर्स ये बात भूल चुके हैं। कई तो सही डायग्नोसिस करना तक भूल गए हैं। ऐसे में वो किसी को ठीक क्या करेंगे? कैंसर जैसी बीमारी को स्टेबलाइज करना तो दूर की बात है। फिर उन्होंने खुद की तरफ इशारा किया। मैंने 6 साल की उम्र से अपने पिता के साथ मेडिसिन सीखना शुरू किया था। क्लासिकल टेक्स्ट्स कभी हाथ से नहीं छोड़े। 70 साल बीत गए, फिर भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हर बीमारी ठीक कर दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कुछ उम्मीद हो सकती है। अब जनरल वो सब समझ चुका था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या इसे बदलने का कोई तरीका है? वो मिलिट्री का आदमी था, ये उसका क्षेत्र नहीं था। लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। शायद पहली बार उसे सच में लग रहा था कि उसे इस मामले में दखल देना चाहिए। और ठीक इसी जगह 5 एनिमल्स क्वोंग कहानी में आया। सुबह सुबह विला के बाहर छोटे कोर्ट यार्ड में विवियन काय के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ ही मिनटों में उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द से भर गईं। वो हैरान थी। उसकी फिटनेस खराब नहीं थी, और ये मूवमेंट्स देखने में इतने मुश्किल भी नहीं लगते थे। फिर वो इतनी थक क्यों रही थी? काय मुस्कुराया। 5 एनिमल्स चोंग शरीर को अंदर से मजबूत करता है। ये सच में तुम्हारे लिए अच्छा है। रोज करोगी तो आदत हो जाएगी। फिर उसने कहा, चलो अब ऑफिस चलते हैं, आज बड़ा काम शुरू करना है। इस साल के नेशनल एग्जाम के 2 बोनस क्वेश्चंस अभी भी पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए थे। दुनिया भर के लोग उन पर बहस कर रहे थे। इंटरनेशनल कमेंटर्स तक इसमें कूद चुके थे। लेकिन काय ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा था, और उसका कोई इरादा भी नहीं था। करीब 1 घंटे बाद ऑफिस में काय, विवियन और मिसेस जंग साथ बैठे थे। मिसेस जंग ने पूछा, बॉस काय, क्या लियो की टीम को भी बुला लें? काय ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं। फिलहाल लियो की टीम शिपयार्ड पर ध्यान दे। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी उनकी जरूरत नहीं है। सही समय आने पर बुला लेंगे। तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे ये सेटअप तैयार करवाना है। मिसेस जांग तुरंत सीधी बैठ गई। उसके हाथ पहले से कीबोर्ड पर तैयार थे। जी बॉस काय, बताइए। लेकिन काय का चेहरा गंभीर था। वो जो बनाने जा रहा था वो सच में दुनिया को एक नए युग में धकेल सकता था।
ऐसी टेक्नोलॉजी का एक छोटा हिस्सा भी लापरवाही से बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत गंभीर होते। काय को पूरा यकीन था कि काफी समय से उस पर नजर रखी जा रही है। लोग शायद नहीं जानते थे कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है, लेकिन लेवियाथन एक से जुड़ी हर चीज पर उनकी नजर थी। अगर उसने ये डेटा किसी इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर पर डाल दिया तो कोई भी उस तक पहुंच सकता था, और भले ही वो लोग तुरंत उसका इस्तेमाल न कर पाते, लेकिन मौका क्यों दिया जाए। खासकर विदेशियों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनके अपने इरादे हमेशा छिपे रहते हैं। ये सुनते ही मिसेस जांग का चेहरा गंभीर हो गया। खाई ने कहा, सबसे ऊंचे स्तर की बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री लैब तैयार करो। कॉस्ट की चिंता मत करो। अगर इक्विपमेंट को लेकर डाउट हो तो एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, उनकी फीस दो, कोई समस्या नहीं। मिसेस जंग ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद मटेरियल सप्लायर्स से संपर्क करो, मैं थोड़ी देर में लिस्ट दूंगा। और अगर उनमें कोई विदेशी कंपनी हो तो डील तय होते ही जितनी तेजी से हो सके उतना मटेरियल इंपोर्ट कर लो। हो सकता है भाई हमें सिर्फ एक मौका मिले। मिसेस जैंग का चेहरा बदल गया। तभी काय अचानक रुक गया। उसे एक बात समझ आई। नहीं, शायद वो कंपनीज एपेक्स टेक को बेचने से ही मना कर दें। और ऑनेस्टली इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने दुनिया की आधी टॉप फॉरेन टेक कंपनीज को नाराज कर रखा है। अगर वो मुश्किलें पैदा न करें तो चमत्कार होगा। तभी विवियन ने सुझाव दिया, अगर हम कुछ पार्टनर कंपनीज को शामिल करें तो वो अपने नाम पर इंपोर्ट कर सकती है, शायद काम हो जाए। काय ने तुरंत सिर हिलाया। ये काम करेगा, पार्टनर्स जरूरी हैं। लेवाइथन प्रोजेक्ट के लिए भी पावरफुल बैकर्स चाहिए थे, और जो मैं इस बार बना रहा हूं उसके लिए तो और भी ज्यादा। सिर्फ एपेक्स टेक इसे अकेले संभाल नहीं सकती। चाहे इंटेनियन सिटी फाइनेंशियल ग्रुप और वाओ ग्रुप दोनों को जोड़ दें, फिर भी काफी नहीं होगा। सरकार को साथ लाए बिना ये टिकेगा नहीं। उसने कुछ पल सोचा। फिलहाल इसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। जिन मटेरियल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उन्हें सामान्य तरीके से खरीद लो। फिर काय मुस्कुराकर विवियन की तरफ मुड़ा। क्या तुम अंकल विक्टर से बात कर सकती हो? पूछो क्या वो इस बार भी शामिल होना चाहते हैं। अंकल रेक्स से भी पूछ लेना। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है अभी मत बताना। बस ये पूछो कि क्या वो साथ आने को तैयार हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड राइट्स मिलेंगे, लेकिन कंपनी कैसे चलेगी उसमें उनकी कोई दखल नहीं होगी। शर्तों की बात आते ही काय कुछ देर सोच में पड़ गया। 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स, 10% इक्विटी। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यह सौदा बेहद सस्ता था, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो इसकी कीमत 1 ट्रिलियन से कहीं ऊपर जाने वाली थी। लेकिन अभी तक कोई ठोस चीज सामने नहीं आई थी, सिर्फ काय की बात थी। और वो पहले ही एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन ट्रिलियन लेवल पर रख चुका था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसे ऊपर जाता तो शायद विक्टर को ही काय से उधार मांगना पड़ता, और वैसे भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसकी पीक वैल्यूएशन पर कीमत तय नहीं करता। ऊपर से वो लोग सिर्फ पैसा नहीं लगाने वाले थे, रिसोर्सेज और कनेक्शंस भी देने वाले थे। दूसरी तरफ काय के पास खुद भी पर्याप्त कैपिटल नहीं था। हाल ही में एपेक्स टेक ने बेहिसाब पैसा कमाया था, लेकिन बात इस पर निर्भर करती थी कि पैसा किस चीज में लगाया जाना है। आम प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो काफी था, लेकिन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए 100 या 200 बिलियन कुछ भी नहीं थे। चिप इंडस्ट्री जैसी जगहों पर तो 500 बिलियन या 1 ट्रिलियन भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो सकते थे। काय सिर्फ इसलिए यह करने की सोच पा रहा था क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी पहले से उसके पास थी। उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी थी। नहीं तो अगर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी चीज शुरुआत से डेवलप करनी पड़ती तो 1 ट्रिलियन भी उसकी सतह को नहीं छू पाता। कुछ ब्रेक थ्रूज सिर्फ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। 100 बिलियन सिर्फ 10%। मिसेस जांग का चेहरा सफेद पड़ गया। हम आखिर किस लेवल के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? उसकी आंखें फैल गईं। शुरुआती वैल्यूएशन ही 1 ट्रिलियन से ऊपर। अगर कोई और ये बात कहता तो वो उसे सीधा हवा में उड़ाने वाला समझती, लेकिन ये काय कह रहा था, इसलिए वो सिर्फ स्टंट था। काय ने उसकी तरफ देखा। मिसेस जांग, खुद जाकर गवर्नमेंट ऑफिसेस में अप्लाई करो। इस नए प्रोजेक्ट के लिए जितने लाइसेंस और परमिट्स चाहिए सब चाहिए। जी बॉस कहे, उसने तुरंत जवाब दिया। लेकिन किस कैटेगरी के लाइसेंस? कहे की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। एनर्जी, फिर उसने धीरे से कहा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नई सब्सिडरी का नाम होगा एपेक्स एनर्जी। एपेक्स टेक के नीचे दूसरी कंपनी। मिसेस जांग ने चौंक कर पूछा, एपेक्स न्यूक्लियर क्यों नहीं? काय हल्का मुस्कुराया। क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं है। उससे भी आगे की टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी चीजें जिन्हें ब्लू स्टार की मौजूदा क्षमता अभी बना नहीं सकती, लेकिन भविष्य में शायद बना सके। न्यूक्लियर फ्यूजन। मिसेस जांग का जबड़ा खुला रह गया। उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप उठा। उसकी त्वचा पर गूज बम्प्स दौड़ गए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने शौक में सिर उठाया। बॉस काय, इसका मतलब इस साल भी आपने परफेक्ट स्कोर हासिल किया? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, और वो भी ऐसी। अब समझ आया वैल्यूएशन ट्रिलियन से क्यों शुरू हो रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है तो ट्रिलियन कुछ भी नहीं। कह बस मुस्कुराया। शायद। मिसेस जांग पूरी तरह जड़ हो गई। कुछ पल के लिए वो सांस लेना तक भूल गई। फिर दूसरा ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह गया। अगर आपने परफेक्ट स्कोर हासिल किया तो इसका मतलब दूसरा बोनस क्वेश्चन भी। उसके शब्द वहीं रुक गए। उसका दिमाग खाली हो चुका था। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस बार खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद मिसेस जांग कमरे से निकल गई, लेकिन काय ने देखा कि जहां वो बैठी थी वहां हल्के गीले निशान रह गए थे। चेयर की सीट, बैकरेस्ट, यहां तक कि डेस्क का किनारा भी। लेकिन वजह वो नहीं थी जो लोग सोचते। वो बस एक्साइटमेंट में इतनी ज्यादा पसीने से भीग गई थी कि कपड़ों तक से नमी निकल आई थी। विवियन मुस्कुराते हुए उठी।
मैं डैड को कॉल करती हूँ। उसने काई को किस किया और खुशी से बाहर निकल गई। काई ने उसे पहले भी सब बताया था, लेकिन उसे उस कॉन्फिडेंस के साथ पूरा रूम कंट्रोल करते देखना फिर भी उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता था। वो पूरी तरह उसकी तरफ खिंच चुकी थी, एक्साइटमेंट और एडमिरेशन से भरी हुई। अगर वो थोड़ी देर और वहीं रहती तो शायद खुद पर काबू नहीं रख पाती। दूसरी तरफ काय ने आलस से हाथ फैलाए और फोन निकाला। उसने लोगन को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ था। अजीब है। उसने जनरल वू, लियो और ओवन को भी कॉल किया। सब अनरीचेबल। आखिर चल क्या रहा है? काय उलझ गया। ये टेक्नोलॉजी हमने साथ मिलकर हासिल की थी। अगर उन्होंने वो सवाल एग्जाम में नहीं डलवाया होता तो मैं इसे अनलॉक ही नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। जरूर कोई अर्जेंट सिचुएशन होगी। इसलिए उसने फैसला किया कि मिस जेंग को खुद नेवी के पास भेजा जाए और ऑफलाइन कंटैक्ट करवाया जाए। उसी समय एक आलीशान क्लब में रेक्स और विक्टर आराम से बैठे मजे कर रहे थे। पिछली कोलैबोरेशन के बाद दोनों काफी करीब आ चुके थे और मौका मिलते ही साथ बैठ जाते थे। तभी विक्टर का फोन बजा। रेक्स ने आलस से कहा, छोड़ो, बाद में उठा लेना। विक्टर ने तुरंत सिर हिलाया। इम्पॉसिबल, मेरी बेटी का कॉल है। उसने तुरंत सीधा बैठते हुए कहा, शांत रहो, मेरी बेटी बात कर रही है। रेक्स की आंखें चमक उठी। वो तुरंत मसाज छोड़कर कान लगाने लगा। हेलो स्वीट हार्ट। दूसरी तरफ विवियन ने सीधा पूछा, काय का नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना चाहोगे? विक्टर की आंखें चमक उठी। बिल्कुल। सिर्फ कुछ शब्दों की बातचीत हुई, लेकिन विक्टर का चेहरा खुशी से खिल उठा। रेक्स जो अभी तक आराम से मसाज ले रहा था, अब पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। उसने दोनों मसाज अटेंडेंट्स को हाथ से हटाया और एक छलांग में विक्टर के पास पहुंच गया ताकि हर शब्द सुन सके। 100 बिलियन टेंग एम्पायर डॉलर, 10%। विवियन की आवाज सुनते ही विक्टर की सांसें तेज हो गईं। रेक्स को भी कांटेक्ट करो, वो यहीं है। अच्छा, फिर अच्छी खबर का इंतजार करो। कॉल खत्म होते ही विक्टर ने रेक्स को धक्का दिया। दूर हटो, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं। रेक्स ने आंखें घुमाई। तुमने सब सुन लिया है ना? विक्टोर ने जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझी। अच्छा है, समझाने का समय बच गया। 100 बिलियन फॉर 10%। कौन कितना लगाएगा वो हम आपस में तय करेंगे। अगर पैसा कम पड़ा तो भरोसेमंद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनल शेयर देकर शामिल कर लेंगे, लेकिन शर्त वही रहेगी, ऑपरेशंस में कोई दखल नहीं, सिर्फ डिविडेंड्स और कुछ तय ऑब्लिगेशंस। तो शामिल हो? विक्टर ने आराम से अपनी प्रीमियम टी उठाई, एक घूंट लिया और शांत मुस्कान के साथ रेक्स को देखा। रेक्स हंस पड़ा। विक्टर, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? विक्टर ने भौं उठाई। वैल्यूएशन सच में पागलपन जैसी लग रही थी। अगर रेक्स मना करता तो भी विक्टर उसे मजबूर नहीं करता। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रेक्स आगे झुक गया। ऐसा मौका सिर्फ मूर्ख छोड़ता है। वाओ ग्रुप के उठने के बाद मैंने काउंटलेस इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन इतना तेज, इतना साफ और इतना आसान प्रॉफिट वाला सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, एपेक्स मरीन प्रोजेक्ट। काय की क्षमता मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। उसका कैरेक्टर खुद बोलता है, 100 बिलियन में 10%। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बनने वाला है। अगर मुझे इसका 10% भी मिल जाए तो सोचना कैसा? अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मुझे अपना दिमाग चेक करवाना पड़ेगा। विक्टोर थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारे पास इतना लिक्विड कैश है? रेक्स ने दोनों हाथ फैलाए। नहीं, मुझे भी अपने फ्यूचर्स और पोजीशंस बेचने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा 70 बिलियन कैश निकाल पाऊंगा, लेकिन बेच सकता हूं। प्रॉपर्टीज बेच दूंगा, कमर्शियल स्पेसेस बेच दूंगा, जरूरत पड़ी तो डिस्काउंट पर। पैसा जुटाना मुश्किल नहीं है। फिर वो हंस पड़ा। डिस्काउंट सेल कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। इतना भरोसा है मुझे तुम्हारे होने वाले दामाद पर। विक्टर तुरंत चिढ़ गया। डील हथियाने के बाद अब मासूम मत बनो। रेक्स ने भी तुरंत जवाब दे मारा। तुम्हारा सन इन लॉ कमाल का है, इसमें मेरी क्या गलती? सच बताऊं, अगर मेरा बेटा इतना निकम्मा ना होता और मेरी बेटी होती तो मैं करोड़ों सर्जरी पर खर्च करके भी उसे सुंदर बनाता और उस लड़के के लिए तुमसे लड़ जाता। विक्टर ने थोड़ी ऊपर उठाई। तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। मेरी बेटी नेचुरली खूबसूरत है। रेक्स गुस्से में लगभग उछल पड़ा। ज्यादा समय नहीं बीता और दोनों ने अपनी होल्डिंग्स लिक्विडेट करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही मार्केट में दो अलग अलग हलचलें शुरू हो गई। विक्टर ने एक ही झटके में करीब 30 बिलियन के फ्यूचर्स बेच दिए। पूरा फ्यूचर्स मार्केट हिल गया। प्राइसेस तेजी से गिरने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा गए और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे इसका असर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स तक पहुंच गया। सब मन ही मन गालियां दे रहे थे, क्योंकि उनके पास भी वही फ्यूचर्स थे और वो कीमतों को गिरते हुए बस देख नहीं सकते थे। मार्केट स्टेबलाइज करने का एक ही तरीका था, खुद पोजीशंस अब्सॉर्ब करना। आम हालात में बड़े इंस्टीट्यूशंस का पोजीशंस अब्सॉर्ब करना बिल्कुल सामान्य बात थी, लेकिन इस बार उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा था। उन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। पोजीशंस अब्सॉर्ब करते हुए उनके दिमाग में सिर्फ एक डर था, क्या किसी के पास अंदर की जानकारी थी? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? अब्सॉर्ब करें या नहीं? आखिर में उन्होंने अब्सॉर्ब तो किया, लेकिन पूरे समय डरते रहे कि कहीं वो गलत फैसला तो नहीं ले रहे। हर तरफ फोन कॉल्स शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कॉल करके जानकारी निकालने लगे और जब आखिरकार उन्हें असली वजह पता चली तो गालियों की बौछार शुरू हो गई। विक्टर, तुम आफत हो। बिना एक शब्द बोले सब बेच डाला। और जब उन्हें पता चला कि यह सब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया था तो सब और ज्यादा पागल हो गए। हमें इतनी टेंशन देकर खुद इन्वेस्टमेंट करने चले गए? तुम सच में राक्षस हो। विक्टर का फोन लगातार बजने लगा। जैसे ही वो उठाता, सामने वाला सीधा गालियों से शुरू करता। विक्टर को खुद पता था कि गलती उसकी थी, इसलिए वो बस हंसकर टाल देता।
लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते, उन्हें वो एक शब्द तक नहीं बताता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें क्यूरियोसिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। कॉम्पिटिटर्स आखिर कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं, मैं तुम्हें पैसा कमाने में मदद क्यों करूं। दूसरी तरफ रेक्स की लिक्विडेशन ने मार्केट में उतनी अफरा तफरी नहीं मचाई, लेकिन वाहू ग्रुप की प्रॉपर्टीज और कमर्शियल स्पेसेस इतने मशहूर थे कि जैसे ही डिस्काउंट की खबर फैली, बायर्स टूट पड़े। लोग शक में थे, फिर भी खरीदने भागे। पैसा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से इकट्ठा होने लगा। उधर मिसेस जैंग सीधे गवर्नमेंट ऑफिस पहुंची, एपेक्स एनर्जी के लाइसेंस और परमिट्स के लिए अप्लाई करने। एपेक्स टेक की सब्सिडरी होने की वजह से शुरुआत में सब बहुत स्मूथ चला, हर जगह ग्रीन सिग्नल। लेकिन जैसे ही पेपर वर्क पूरा हुआ और अप्रूविंग ऑफिसर मुस्कुराते हुए स्टैंप लगाने लगा, उसका हाथ वहीं रुक गया। प्राइमरी बिजनेस, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट एंड सेल्स, उसका चेहरा बदल गया। इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। उसने घबराकर मिसेस चांग की तरफ देखा। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप और कंट्रोल करने देना बिल्कुल अलग बात है। वो पसीना पोंछते हुए बोला, मैं इस पर स्टैंप नहीं लगा सकता। उसके चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। अगर मैंने इसे अप्रूव कर दिया और बाद में कुछ गलत हो गया, तो मेरी नौकरी ही नहीं, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। मिसेस जांग पहले से ये उम्मीद कर रही थी। वो बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, क्या आप मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलवा सकते हैं। क्लर्क ने राहत की सांस ली। जरूर, ये हॉट पोटैटो वही संभालें। कुछ देर बाद सुपरवाइजर आया, फिर कुछ मिनटों बाद वो भी परेशान हो गया। मिस जंग, एक मिनट, मुझे अपने सुपरवाइजर से बात करनी होगी। फिर सुपरवाइजर का सुपरवाइजर आया, उसके बाद और ऊपर वाला। आधे घंटे बाद काउंटर के पीछे 7-8 लोग खड़े थे, हर कोई पिछले से ज्यादा सीनियर, ज्यादा अथॉरिटी वाला। सबसे पहला क्लर्क कोने में कांप रहा था। आखिर डिपार्टमेंट का ओवरऑनर डायरेक्टर तक आ गया और उसकी हालत भी खराब थी। एयर कंडीशनर पूरी ताकत से चल रहा था, फिर भी सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। डायरेक्टर कार ने माथे का पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। अगर कोई और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आता, तो मैं उसे बाहर फेंक देता। सच कहूं तो मेरे स्टाफ उसे मेरे पास पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन एपेक्स टेक अलग है। अभी शेन सिटी की सबसे चमकती कंपनी वही है। पेपर पर उसकी वैल्यू कुछ 100 बिलियन दिखती है, लेकिन हर कोई जानता है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। अगर वो पब्लिक हुई तो ट्रिलियन वैल्यूएशन कोई बड़ी बात नहीं। उसने भारी आवाज में कहा। ऊपर से साफ आदेश है, कानून की सीमा के अंदर एपेक्स टेक को पूरा सपोर्ट दो। लेकिन अभी ये ग्रीन लाइट खोलने की हिम्मत किसमें है? मुझ में तो नहीं। फिर उसने लंबी सांस ली। मिस जंग, सामान्य हालात में एपेक्स टेक की नई सब्सिडरी को हम पूरा सपोर्ट देते। ये सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स हैं, टैलेंट है। लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी लाइसेंस, मेरे पास सच में अथॉरिटी नहीं है। शायद आपको इससे भी ऊपर जाना पड़े। मिसेस जांग मुस्कुराई। जल्दी क्या है, पहले ये तो सुन लीजिए कि एपेक्स एनर्जी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। डायरेक्टर कार ने भौहें से कोड़ ली। कितना? पहला फेज, 1 ट्रिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स। मिसेस जांग की आवाज बिल्कुल स्थिर थी। 100 बिलियन में सिर्फ 10% इक्विटी मिल रही है, तो वैल्यूएशन नेचुरली ट्रिलियन है। पूरा कमरा खामोश हो गया। डायरेक्टर कार काफी देर तक कांपता रहा, फिर उसके अंदर कुछ जागा, एक खतरनाक पागल कॉन्फिडेंस। ये सच में हॉट पोटैटो है और बेहद खतरनाक भी। लेकिन अगर ये काम कर गया तो? उसने सोचा। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ इतना ही काफी है। अगर इस सिटी में ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ये इतिहास बन जाएगा। वो प्रमोशन की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन अब शायद मौका अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अचानक फैसला कर लिया, फाड़ में जाए सब, मैं खुद पुश करूंगा। उसने सीधा होकर कहा, मिस जांग, मेरे पास एक आइडिया है, मैं खुद ऊपर एप्लीकेशन भेजूंगा। मिस जांग मुस्कुराई। ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। फिर वो रुकी। एक और बात, बॉस काई ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एपेक्स स्टेक का नहीं होगा, कई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी शामिल होंगे और मिलिट्री भी मेजर स्टेक होल्डर्स में से एक होगी। जैसे ही डायरेक्टर कार ने मिलिट्री शब्द सुना, उसकी आंखें चमक उठी। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था,